सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर क्लास 10th हिंदी वीडियो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत हूँ एक नए अध्याय, एक नए वीडियो को लेकर। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत गद्य खंड के अध्याय 3 लखनवी अंदाज के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ के लेखक हैं यशपाल। लेखक परिचय। यशपाल हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। उनका जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई। उसके बाद उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। तभी उनका परिचय सरदार भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। उनके संपर्क से वे क्रांतिकारी हो गए और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण वे जेल भी गए। सन 1976 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं। यशपाल हिंदी के यशस्वी एवं प्रसिद्ध कहानीकार हैं। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वा दुलिया, फूलों का कुर्ता आदि। उपन्यास के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं दादा कॉमरेड, दिव्या, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात आदि। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने आर्थिक दुर्दशा पर अनेक कहानियां लिखीं। उनके कथा साहित्य में आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विडंबनाओं का मार्मिक चित्रण मिलता है। यथार्थवादी होने के कारण उन्होंने समाज की कुरीतियों की कटु आलोचना की है। यशपाल ने समाज के यथार्थ को प्रस्तुत किया है। वे कल्पना, आदर्श और भावना के स्थान पर यथार्थ को महत्व देते हैं। भाषा शैली। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचना की विशेषता है। उनकी भाषा वातावरण के अनुसार प्रभाव पैदा करने की क्षमता रखती है। विषय के अनुकूल उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ लखनवी अंदाज प्रसिद्ध कहानीकार यशपाल की व्यंग्य रचना है। इस व्यंग्य लेखन में उनका उद्देश्य केवल इतना समझाना था कि कहानी की रचना के लिए कथ्य होना अत्यंत आवश्यक है। कथ्य यानी घटना और पात्र। बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, यानी बिना घटना और पात्र के कहानी नहीं लिखी जा सकती। वे यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भले ही बिना कथ्य के कहानी न लिखी जा सके, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा लिखा जा सकता है जिसे पढ़ा जा सके। इस व्यंग्य रचना में यशपाल पतन की ओर जाते हुए उस सामंती और पूंजीपति वर्ग पर गहरा चोट करते हैं जो वास्तविकता से दूर हैं और एक बनावटी जीवन जीने का आदि है। उनकी यह रचना व्यंग्य भले ही है, किंतु आधुनिक जीवन के करीब भी है। आज भी समाज में ऐसे लोगों का एक बड़ा वर्ग है जो इस बनावटी जीवन को जीने में ही अपनी आन बान शान समझता है। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं यशपाल द्वारा रचित पाठ लखनवी अंदाज को।
आइए पढ़ते और समझते हैं इस पाठ को। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा लीं। कठिन शब्दों के अर्थ। मुफस्सिल, मुफस्सिल माने केंद्रीय स्थान के इर्द गिर्द के स्थान। पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन माने यात्री गाड़ी। उतावली, उतावली माने जल्दी। फुंकार करना, फुंकार करना माने तेज आवाज करना। दाम, दाम माने किराया, पैसे। एकांत, एकांत माने अकेला। नई कहानी, सन 1960 के आसपास लिखी गई ऐसी कहानियाँ जिनमें घटनाओं और पात्रों के बिना काम चला लिया जाता था। अनुमान, अनुमान माने अंदाजा। प्रतिकूल, प्रतिकूल माने विपरीत, उल्टा। निर्जन, निर्जन माने खाली। बर्थ, बर्थ माने सीट। नवाबी नस्ल का, नवाबी नस्ल का माने नवाबों की जाति का, नवाबों के स्वभाव वाला। सफ़ेदपोश, सफ़ेदपोश माने भद्र व्यक्ति, भला इंसान। पालथी मारे, पालथी मारे माने टांगे मोड़कर। सहसा माने अचानक। कूद जाना माने आ जाना। एकांत चिंतन, एकांत चिंतन माने अकेले में बैठकर सोच विचार करना। विघ्न माने बाधा। असंतोष, असंतोष माने संतोष न होना, बुरा लगना। सूझ, सूझ माने विचार। अपदार्थ वस्तु, अपदार्थ वस्तु माने नाचीज, सस्ती और तुच्छ चीज। संकोच माने शर्म लज्जा। संगत माने साथ, दोस्ती या मेल जोल। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान माने स्वाभिमान। आंखें चुराना, आंखें चुराना माने नजरें बचाना। इस गद्यांश में लेखक द्वारा सेकंड क्लास में रेल यात्रा करने तथा ट्रेन में नवाब साहब से भेंट होने की घटना का वर्णन हुआ है। नगर के किसी स्थान से पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने के लिए तैयार थी। लेखक को पास के स्टेशन तक ही रेल यात्रा करनी थी, बहुत दूर नहीं जाना था। सेकंड क्लास में पैसे अधिक लगते थे, उसका किराया अधिक था। फिर भी सोचा कि नई कहानी के बारे में सोचने का तथा खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को देखने का अवसर मिल जाएगा। वे सेकंड क्लास का टिकट लेकर डिब्बे में चढ़ गए। डिब्बे में उनके अलावा एक सज्जन और थे। वे लखनवी नवाबों के समान सफ़ेदपोश थे। वे आराम से सीट पर पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताज़ा चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक के आने से उन्होंने थोड़ा विघ्न अनुभव किया। उनको बुरा लगा। उन्होंने लेखक से बातचीत करने का उत्साह नहीं दिखाया। लेखक ने भी उनसे आंखें चुरा लीं और उनसे बातचीत नहीं की। सामने सीट पर बैठ गए। नेक्स्ट पैराग्राफ। थाली बैठे
कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। कठिन शब्दों के अर्थ। ठाली बैठना। ठाली बैठना माने खाली बैठना, बिना काम किए बैठना। असुविधा। असुविधा माने आराम में बाधा होना, परेशानी। किफ़ायत। किफ़ायत माने बचत, समझदारी से उपयोग करना। गवारा न होना। गवारा न होना माने सहन न होना। मजले दर्जे। मजले दर्जे माने बीच का दर्जा। वक्त काटना। वक्त काटना माने समय बिताना। कनखियाँ। कनखियाँ माने आँख के किनारे से देखना, छिपी नज़रों से देखना। स्थिति। स्थिति माने हालात। गौर करना। गौर करना माने ध्यान करना। यहाँ लेखक का नवाब साहब की नवाबी का अनुमान लगाने का वर्णन हुआ है। खाली बैठे बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे, कल्पना करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के लिए नई कहानी के बारे में सोचने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। और अब उन्हें यह सहन नहीं हो रहा हो कि शहर का कोई सफ़ेदपोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले में सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। और उन्हें डिब्बे में मेरे आ जाने से खीरे खाने में संकोच हो रहा है। हम तिरछी नज़रों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। यानी लेखक तिरछी नज़रों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। कठिन शब्दों के अर्थ। संबोधन। संबोधन माने पुकार। आदाब अर्ज। आदाब अर्ज माने अभिवादन का एक ढंग।
शौक फरमाना माने आनंद लेना, खाना। भाव परिवर्तन माने भाव का बदलना। भांप लेना माने समझ लेना। शराफत माने सज्जनता। गुमान माने भ्रम। हरकत माने कार्य गतिविधि। लथेड़ लेना माने सम्मिलित करना। किबला माने सम्मान पूर्वक संबोधन। दृढ़ निश्चय माने पक्का इरादा। गोद कर माने चुभा कर। एहतियात माने सावधानी। फांक माने कटा हुआ टुकड़ा। यहाँ नवाब साहब का लेखक से खीरा खाने के लिए पूछना और उनके द्वारा खीरे काटने का वर्णन हुआ है। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। यानी लेखक को नवाब साहब ने अचानक बुलाया और उन्हें खीरे खाने के लिए कहा। लेखक ने खीरे खाने से मना कर दिया और उनका धन्यवाद किया। अब नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर बिछा लिया और उन पर खीरे सजा दिए। उन्होंने अपनी सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछा। चाकू निकालकर खीरों के सिर काटे तथा उनका झाग निकाला। फिर बड़ी सावधानी से छीलकर उसकी फांकों को बड़े करीने से तौलिए पर सजाते गए। अगला पैराग्राफ। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी जरा कमजोर है। किबला शौक फरमाए। कठिन शब्दों के अर्थ। हाजिर करना माने देना। करीने से माने ढंग से, क्रम से सजा कर। सुर्खी माने लाली। बुरकना माने छिड़कना, डालना। भाव भंगिमा माने चेहरे पर आते जाते भाव। जबड़ा माने मुख। स्फुरण माने फड़कना, हिलना। प्रक्रिया माने पूरी विधि। कल्पना माने सोच। प्लावित होना माने भर आना। रईस माने अमीर। असलियत माने वास्तविकता। वल्लाह माने खुदा कसम, सचमुच। शौक कीजिए माने खाइए।
पनियाती मने रसीली, मुंह में पानी आना, मने खाने का मन करना, ललचाना। निभाना मने निभाना, तलब महसूस होना मने इच्छा होना। मेदा, मेदा मने पाचन शक्ति। यहाँ लेखक से नवाब साहब के द्वारा दोबारा खीरा खाने का आग्रह करने के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि नवाब साहब ने खीरों पर जीरा और लाल मिर्च बुरक दी, यानी छिड़क दी। साफ लग रहा था कि इस दौरान नवाब साहब मन ही मन खीरे का स्वाद ले चुके थे। उन्होंने एक बार लेखक को फिर से निमंत्रण दिया, उनको फिर से खीरे खाने के लिए कहा। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। परंतु लेखक ने एक बार खीरा खाने से मना कर दिया था। उसने अपने सम्मान को बचाने के लिए पाचन शक्ति ठीक न होने का बहाना करके खीरा खाने से मना कर दिया। अगला पैराग्राफ। नवाब साहब ने सतृष्ट आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मुद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। कठिन शब्दों के अर्थ। सत्तिष्ण, सत्रिष्ण मने प्यासी। संजोग, संजोग मने मेल। दीर्घ निश्वास, दीर्घ निश्वास में लंबी सांस। पलकें मुदना, पलकें मुदना मने आंखें बंद होना। वासना, वासना मने कामना, इच्छा, लालसा। रसास्वादन, रसास्वादन मने रस का स्वाद लेना। गर्व, गर्व मने अभिमान। गुलाबी आंख, गुलाबी आंख मने अभिमान से भरी नजरें। खानदानी, खानदानी मने परिवार की परंपरा, पारिवारिक। तस्लीम, तस्लीम मने सम्मान। सिर खम करना, सिर खम करना मने सिर झुकाना। तहजीब, तहजीब मने शिष्टता। नफासत, नफासत मने स्वच्छता। नजाकत, नजाकत मने कोमलता। यहाँ नवाब का झूठी नवाबी दिखाना और उनका खीरे सूंघकर बाहर फेंकने की घटना का वर्णन हुआ है। अब नवाब साहब ने बड़ी प्यासी आंखों से खीरे की फांकों को देखा। एक लंबी सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा,
स्वाद के आनंद में पलकें बंद हो गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इस प्रकार एक एक खीरे को सूंघकर उसका स्वाद लेते हुए वे बाहर छोड़ते गए, फेंकते गए। नेक्स्ट पैराग्राफ। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। यहाँ नवाब साहब के नवाबी गर्व का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि सारे खीरे बाहर फेंककर उन्होंने तौलिए से हाथ और ओंठ पोंछे। फिर गर्वपूर्वक लेखक की ओर देखा, मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब मानो खीरे की तैयारी और प्रयोग से थक कर लेट गए। लेखक को उनके सम्मान में सिर झुकाना पड़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ। हम गौर कर रहे थे। खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? कठिन शब्दों के अर्थ। संतुष्ट, संतुष्ट माने खुश, तृप्त होना। सूक्ष्म माने बारीक, नफीस, नफीस माने बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट माने सूक्ष्म, अमूर्त, जिसका स्थूल अस्तित्व न हो, जो दिखाई न दे। उदर, उदर माने पेट, तृप्ति, तृप्ति माने प्यास, संतुष्ट होना, पेट भरना। लजीज, लजीज माने स्वादिष्ट। शकील, शकील माने भारी, आसानी से न पचने वाला। नामुराद, नामुराद माने एक अपशब्द, अभागा, जिसकी इच्छा पूरी न हो। ज्ञान चक्षु, ज्ञान चक्षु माने ज्ञान रूपी नेत्र। यहाँ बिना कथ्य की नई कहानी पर लेखक का व्यंग स्पष्ट हुआ है। लेखक सोचने लगा कि क्या स्वाद और सुगंध से इस तरह संतुष्ट हुआ जा सकता है, पेट भरा जा सकता है? इतने में नवाब साहब ने जोर से डकार लिया। वे लेखक की ओर देखकर बोले, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है।
यानी खीरा तो स्वादिष्ट होता है लेकिन आसानी से पचता नहीं है। यह पाचन शक्ति को कमजोर कर देता है। यह सुनते ही लेखक को लगा ये नवाब साहब ही हैं नई कहानी के लेखक। अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्र के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। इस प्रकार लेखक ने नवाब साहब और खीरे के प्रसंग के माध्यम से नवाबों की झूठी शान शौकत पर करारा चोट किया है। जिसका कोई महत्व नहीं है। साथ ही साथ इस कहानी में उन ढोंगी लेखकों पर भी व्यंग किया गया है जो स्वयं को नई कहानी का लेखक कहते हैं और विचार, घटना तथा पात्र के बिना ही कहानी लिखने का दावा करते हैं। हमें भी जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए, वास्तविक जीवन जीना चाहिए। ढोंग या दिखावा नहीं करना चाहिए, बनावटी जीवन नहीं जीना चाहिए। यही इस पाठ का संदेश है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो व्याख्यान में शुरू से अंत तक जुड़े रहने के लिए, पढ़ने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।